हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने साझेदारों के सिद्धांत, उनके साझेदारी की परिभाषा, साझेदार किसे कहते हैं, उसके अधिकार, उसके दायित्व, इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साझेदार के योग्यता क्या क्या है, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है, इस साझेदारी संलेख के अभाव में क्या प्रावधान है, इन सबको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा और उसके बाद ये पार्ट 2 के नॉलेजेबल वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्म के साझेदार की योग्यता क्या होनी चाहिए। मतलब एक फर्म है तो उसमें जो साझेदार होते हैं उन साझेदार की योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला, साझेदार वयस्क होना चाहिए। तो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी एज आयु 18 वर्ष से अधिक हो उसको वयस्क बोलते हैं। मतलब अवयस्क व्यक्ति रहेगा तो उसको साझेदार नहीं बनाया जाएगा। तो वयस्क व्यक्ति को साझेदार बनाया जाएगा। लेकिन एक विशेष प्रावधान ये भी है कि अगर किसी कारणों के आधार पर अगर अवयस्क व्यक्ति को साझेदार बनाना पड़ा तो वहां पे अवयस्क व्यक्ति को केवल लाभ के लिए ही साझेदार बनाया जाएगा, हानि में उसका भाग नहीं होगा। मतलब अवयस्क को भी साझेदार बनाया जा सकता है किंतु वह केवल लाभ में ही हिस्सा प्राप्त कर सकता है जी। तो यहाँ पे वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होती है उसको वयस्क बोलते हैं। तो वह वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, अवयस्क रहेगा। अवयस्क को हम लोग साझेदार नहीं बनाएंगे जी, ठीक है। तो अवयस्क व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाएंगे। दूसरा योग्यता है स्वस्थ मस्तिष्क। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, पागल वगैरह ना हो, तो उस व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति साझेदार बनने की योग्यता रखता है और अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति या पागल व्यक्ति को हम लोग साझेदार नहीं बनाएंगे। तीसरी योग्यता है कानूनन अयोग्य। अगर किसी व्यक्ति को अनुबंध के आधार पर अयोग्य निर्धारित कर दिया गया हो कानूनन, तो उसको हम लोग साझेदार नहीं बना जा सकते। मतलब वो कानूनन योग्य व्यक्ति होना चाहिए, कानूनन अयोग्य व्यक्ति को हम लोग साझेदार नहीं बना सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 चीजों को याद रखेंगे जब कोई बोलेगा कि साझेदार बनने की योग्यता क्या क्या है। तो वयस्क का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और कानूनन अनुबंध के आधार पर योग्य होना चाहिए। और कौन व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है, तो अवयस्क व्यक्ति नहीं बन सकता है, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है और कानूनन अयोग्य व्यक्ति भी साझेदार नहीं बन सकता है। तो ये योग्य और अयोग्य दोनों के आधार पर याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का साझेदारी संलेख। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साझेदारी संलेख में ही सारे नियमावली लिखे रहते हैं। तो साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड होता क्या है जी, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। साझेदारी संलेख से आशय ऐसे संलेख से है। ऐसे संलेख मतलब दस्तावेज होते हैं, ठहराव, अनुबंध, इसी को बोला जाता है जी। तो साझेदारी संलेख से आशय ऐसे संलेख से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। मतलब व्यवसाय के संचालन संबंधी जितने भी नियम व शर्तें होंगी उस अनुबंध में, उस ठहराव में उनका उल्लेख किया जाता है। उसी दस्तावेज को, उसी समझौते को क्या बोला जाता है जी, साझेदारी संलेख वो कहा जाता है। अब देख लेते हैं साझेदारी संलेख कैसे होता है जी। तो ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो साझेदारी संलेख होता है ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है और जो समझौता है वो तो अनिवार्य होता था। मतलब जो भी साझेदार हैं उनके बीच में समझौता होना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। लेकिन साझेदारी, ये जो साझेदारी संलेख है ये ऐच्छिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। ऐच्छिक मतलब अगर साझेदारों की इच्छा है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना साझेदारी संलेख, ठहराव, अनुबंध बना सकते हैं, चाहेंगे तो नहीं भी बनाएंगे। तो साझेदारी संलेख एक ऐच्छिक प्रक्रिया है और इसी साझेदारी संलेख को ही एक और नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साझेदारी का अनुच्छेद या लेख भी साझेदारी संलेख को ही कहा जाता है। तो साझेदारी संलेख को और किन नामों से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे साझेदारी का अनुच्छेद या लेख ये वर्ड मिलेगा तो इसको टिक कीजिएगा। तो साझेदारी संलेख का एक और नाम क्या है जी, साझेदारी का अनुच्छेद या लेख।
और यह साझेदारी संलेख एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। अब इसके कुछ और बातें देख लेते हैं। साझेदारी संलेख की सामान्य बातें और साझेदारी संलेख की हिसाब किताब संबंधी बातें, ये भी पूछ लेता है कई बार, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। साझेदारी संलेख की सामान्य बातें क्या क्या है। पहला बोलता है, पहले साझेदारी संलेख में फर्म का नाम होना चाहिए और पता होना चाहिए। आप जितने भी साझेदार मिलकर के व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो उस व्यवसाय का क्या नाम रख रहे हैं और कहाँ पे उसका लोकेशन है, ये सारा चीज उसमें डिटेल होना चाहिए इस साझेदारी संलेख में, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, व्यापार का क्षेत्र एवं स्वरूप। तो कौन सा क्षेत्र में आपका व्यापार है और उसका स्वरूप कैसा है। आप कच्चे माल का व्यवसाय कर रहे हैं, आप निर्माण संबंधी व्यवसाय कर रहे हैं, किस प्रकार की संबंधी व्यवसाय कर रहे हैं, इसका भी डिटेल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है साझेदारों का नाम एवं पता। उस फर्म में जितने भी साझेदार होंगे उन सारे साझेदारों का क्या क्या नाम है, क्या उनका एड्रेस है, ये सारे डिटेल होने चाहिए। अगला है साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व। उस फर्म में जितने भी साझेदार हैं उन सबका दायित्व और कर्तव्य ऑलरेडी निर्धारित होना चाहिए। अगर ये निर्धारित रहेगा तो उनमें कभी भी दुर्भावना नहीं आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जी। फिर अगला देखते हैं साझेदारी की अवधि तथा प्रारंभ। साझेदारी जो आप साझेदार मिलकर के जो साझेदारी प्रारंभ करेंगे उसकी अवधि कितनी की रहेगी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये भी निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए। और उसका प्रारंभ कब होना चाहिए, कब कौन से डेट से आप स्टार्ट करें, ये भी उनका उल्लेख होना चाहिए। साझेदारों का प्रवेश, साझेदारों का प्रवेश यहाँ इससे भी संबंधित नियमावली लिखनी चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि साझेदारों के अधिकार में ये भी अधिकार रहता है कि वो नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसका निश्चित रूप से उल्लेख होना चाहिए, साझेदारों का प्रवेश आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद साझेदारों की निवृत्ति, निवृत्ति मतलब अवकाश ग्रहण। जैसे किसी का जॉब लग गया तो वो अब फर्म थोड़ी चलाएगा भाई, वो तो जॉब में चला जाएगा। तो साझेदारों की निवृत्ति संबंधी भी नियमावली, शर्तें, ये भी उल्लेख होनी चाहिए। ये तो होती हैं सामान्य बातें, किसमें जी, साझेदारी संलेख में। अब हम लोग हिसाब किताब संबंधी बातें देख लेते हैं कि साझेदारी संलेख में हिसाब किताब संबंधी कौन कौन सी बातें होती हैं। पहला होता है साझेदारों की पूंजी, कौन साझेदार कितना पैसा लगाएगा, कितना पैसा ला रहे हैं, इसका डिटेल, इसकी पूरी जानकारी आपके साझेदारी संलेख में होनी चाहिए। दूसरा है साझेदारों द्वारा ऋण देना। अब देखो क्या होता है, कई बार साझेदार फर्म को ऋण दे देते हैं, ठीक है। जैसे ABC 3 साझेदार है जी, तीनों ने मिलकर के व्यवसाय प्रारंभ किया, तो तीनों ने प्रारंभिक में जो पैसा लगाया वो तो उनकी पूंजी होती है। बट मान लेते हैं कि उस फर्म को और पैसे की जरूरत है, तो साझेदार जिसके पास अतिरिक्त पूंजी है वो और पैसा दे सकता है फर्म को। किस रूप में देगा, इस बार पूंजी के रूप में नहीं देगा, इस बार किस रूप में देगा, ऋण के रूप में। तो साझेदारों द्वारा ऋण देना है कि नहीं देना है, इसके भी नियमावली लिखनी होनी चाहिए। देगा तो किस प्रतिशत पर उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख होगा। फिर है साझेदारों द्वारा फर्म से ऋण लेना। अब कोई साझेदार जिसको अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो फर्म से भी ऋण ले सकता है, किस आधार पर ऋण लेगा, कितना ब्याज देगा, ये सारी चीजों का उल्लेख वहां पे होना चाहिए, ठीक है जी। अगला पॉइंट देख लेते हैं साझेदारों का आहरण। साझेदारों का आहरण किसे कहते हैं, जब साझेदार अपने निजी खर्चों के लिए फर्म से कोई राशि आहरित करेगा तो उसे साझेदारों का आहरण कहते हैं। अब ये साझेदारों का आहरण कितना होना चाहिए, किस प्रतिशत पर आहरण पर ब्याज लगना चाहिए, इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। अगला पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। जो पूंजी लगाते हैं साझेदार, उन पर पूंजी पर ब्याज किस आधार पर मिलना चाहिए। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये है जी एक फर्म, और यहाँ पे A, B और C, ये 3 जने साझेदार हैं। अब ये जो है पैसा लगाते हैं जी, ये तीनों क्या किए, यहाँ पे पैसा लगाए, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, पूंजी बोलते हैं। ये जो साझेदार मिल करके पैसा लगाते हैं फर्म में, क्या होता है, पूंजी। तो अभी ये साझेदार बोलते हैं कि भाई हम लोग ना फर्म में पैसा लगाए हैं, मतलब विनियोग किए हैं। अगर यही पैसा हम लोग बैंक में रखते या कहीं और जगह जमा करते तो वो हम लोग को ब्याज देता। तो बोलते हैं साझेदार कि भाई ये फर्म को ना हम लोग को ब्याज देना चाहिए, तो ये भुगतान करेगा। तो यहाँ फर्म क्या दे देता है, इन लोगों को ब्याज दे देता है। तो यही क्या कहलाता है जी, पूंजी पर ब्याज। अब ये पूंजी पर ब्याज कितने प्रतिशत का होना चाहिए, 10%, 5%, कितना प्रतिशत मिलना चाहिए, सारा उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं लाभ हानि का विभाजन। जितने भी साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि को वितरित करेंगे, बट कैसे करेंगे, इसका भी लिखित उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। बराबर करेंगे तो 1:1 में, अगर 3:2 में करना है, 5:3 में करना है, ये उनकी मर्जी। बट ये सारा चीज व्यवसाय प्रारंभ होने के पूर्व ही साझेदारी संलेख में डिटेल फॉर्म में लिखा होना चाहिए।
अगला पॉइंट देख लेते हैं, साझेदारों का कमीशन एवं वेतन। अगर कोई साझेदार जो है पूंजी तो लगाया जी, लेकिन पूंजी लगाने के साथ साथ अगर वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है अपने फर्म को, जैसे यहाँ पे ABC है, ये 6 घंटे काम कर रहा है, ये भी 6 घंटे काम कर रहा है, बट जो C है वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो भाई ये जो 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहा है इसके लिए उसको कुछ कमीशन या वेतन देना पड़ेगा ना, तो उसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में विशेष रूप से होना चाहिए। अगर उल्लेख रहेगा तो देंगे और उल्लेख ना रहने पर उसको हम लोग आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे जी। लास्ट देख लेते हैं, हिसाब किताब का अंकेक्षण। जितने भी साझेदार हैं वो साझेदार फर्म से संबंधित जितने भी बुक बने हैं, खाते बने हैं, उन खातों का अंकेक्षण भी कर सकते हैं। इसके लिए भी नियमावली लिखी होनी चाहिए साझेदारी संलेख में। अगर नियमावली लिखी होगी तो व्यवसाय संचालन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। तो ये थी इसके सामान्य बातें और ये था हिसाब किताब संबंधी बातें। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 1-2 बार पढ़ना और ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं साझेदारी संलेख की विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता, ये सारी चीज, और साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या नियमावली या क्या क्या प्रावधान होते हैं। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं साझेदारी संलेख का महत्व, आवश्यकता या उद्देश्य। साझेदारी संलेख बनाने के क्या महत्व होते हैं, क्या आवश्यकता होती है, क्या उद्देश्य है। तो पहला है व्यवसाय संचालन में सहायक। अगर साझेदारी संलेख बनाए रहेंगे तो व्यवसाय के संचालन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, तो व्यवसाय संचालन में सहायक होता है जी। दूसरा है लाभ हानि वितरण में सहायक। जितने भी साझेदार हैं अगर उनका लाभ हानि का अनुपात आगे से निर्धारित किया रहेगा तो वो साझेदारों में कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, तो लाभ हानि वितरण में भी सहायक होता है। तीसरा है साझेदारों के अधिकार दायित्व के उल्लेख से मतभेद का निपटारा। अगर साझेदारों के अधिकार और दायित्व का उल्लेख ऑलरेडी साझेदारी संलेख में किया जाया रहेगा तो उनके बीच में आपस में मतभेद का निपटारा करने में आसानी होगी और किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। चौथा है भविष्य में उत्पन्न विवादों का निपटारा। अगर किसी प्रकार का भविष्य में मतभेद होता है तो साझेदारी संलेख में सारे नियमावली लिखे रहेंगे जी। इसके आधार पर आप यह निर्धारित कर सकते हो कि ये किसका काम क्या है, किसके दायित्व क्या है और वह उसके आधार पर करेगा। कोई भी अन्यत्र बातें नहीं कर सकता अगर साझेदारी संलेख में उसका उल्लेख नहीं है तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो इसको याद रखिएगा, इसको लिखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट में आते हैं हम लोग साझेदारी संलेख के अभाव में प्रभावित होने वाले नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क कर दे रहा हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन के बेस भी इसी से स्टार्ट होते हैं और हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा। पहला है लाभ विभाजन अनुपात। देखिए जब हम लोग साझेदारी संलेख बनाते हैं, मतलब लिखित दस्तावेज बनाए हैं, तो उसमें तो निर्धारित रहेगा कि किस साझेदार को किस अनुपात में मिलेगा। लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाए हैं, मतलब समझौता जो है वो मौखिक रूप में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें कौन से नियम लागू होते हैं, तो लाभ विभाजन अनुपात जो रहेगा वो रहेगा समान, या इसको बोल सकते हैं बराबर। ठीक है जी, तो कैसे रहेगा, मान लेते हैं 2 साझेदार हैं ए और बी, तो उनका बराबर साझेदारी अनुपात क्या निकला, 1:1। 3 रहेंगे तो 1:1:1। तो यह लाभ विभाजन अनुपात कैसा रहेगा जी, बराबर रहेगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाए हैं या क्वेश्चन में साझेदारी संलेख का अभाव है, नहीं बनाए हैं, ऐसा बोला जाता है, तो लाभ हानि अनुपात कैसा बटेगा जी, बराबर बटेगा। उसके बाद अगला देखते हैं पूंजी पर ब्याज। जितने भी साझेदार पूंजी लगाए रहते हैं तो उनके पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख बनाए हैं तो उसमें जो उल्लेख है 10%, 5%, जितना भी उस आधार पर दिया जाएगा। लेकिन यदि साझेदारी संलेख आपने नहीं बनाया है, केवल मौखिक वाला बनाए हो, समझौता जो है वो मौखिक है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है जी। वैसे ही आहरण पर ब्याज, अब पूंजी पर ब्याज नहीं दे रहे हैं तो साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, जिस प्रकार पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता साझेदारी संलेख के अभाव में मौखिक वाला बनाए हैं, तो ना तो पूंजी पर ब्याज देंगे ना तो आहरण पर ब्याज दिया जाएगा। अगला देखते हैं साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन। बताए थे ना जो साझेदार एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, अतिरिक्त समय अगर फर्म में दे रहे हैं तो उन साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन विभिन्न प्रकार से दिया जाता है। लेकिन अगर ये मौखिक है, लिखित है तो
देंगे। मौखिक रहेगा मतलब आपने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो किसी भी साझेदार को ना तो वेतन, ना ही बोनस, ना ही कमीशन, किसी भी प्रकार का वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुआ जी। और ये वाला लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ऋण पर ब्याज। जो साझेदार फर्म को ऋण देते हैं तो ऋण पर ब्याज मतलब साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज कितना होगा। तो ये क्या रहता है जी, लिखित अगर है तो जितना बोला गया था 10%, 12% उसके आधार पर दिया जाएगा। लेकिन यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाए हैं, केवल मौखिक है, तो साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष होगा। 6% प्रति वर्ष की दर से इसका ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, साझेदारी अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। कई बार आज के क्वेश्चन में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू जो आता है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल जाते जा रहा है जी, तो ये छोटे छोटे हैं तो उस डिटेल को भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि साझेदारी अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान में मतलब कौन कौन से धारा में ये चीज दर्शाया गया है। तो देखते हैं, पहला था, अगर सभी साझेदार सहमत होते हैं तो फर्म में लाभों के लिए अवयस्क जो नाबालिग रहता है उसको फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बताए थे कि साझेदार की योग्यता क्या है, तो वो वयस्क व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन कभी अगर किसी सारे साझेदार सहमत हो गए, जितने भी साझेदार हैं 3-4, वो सब के सब सहमत हो गए कि नाबालिग को भी हम लोग, अवयस्क व्यक्ति को भी साझेदार बनाएंगे, तो वो केवल फर्म में लाभों के लिए साझेदार बनेगा, हानियों के लिए साझेदार नहीं बनेगा। ये कहां पे दर्शाया गया है जी, धारा 30। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि अवयस्क साझेदारों के फर्म पर प्रवेश संबंधी कहां पे नियमावली है, तो धारा 30 पर उसका उल्लेख है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर साझेदारों की सहमति हो तो नए साझेदार के प्रवेश संबंधी नियमावली का उल्लेख कहां है जी, धारा 31 में। धारा 30 में अवयस्क संबंधी है, धारा 31 में नए साझेदार के प्रवेश संबंधी है। और साझेदारों की सहमति से किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण, अगर रिटायरमेंट ले लिया जाता है, छुट्टी कर दिया गया, छुट्टी ले लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया, तो उसका उल्लेख धारा 32 में है। तो धारा 30 में नाबालिग वाला है, धारा 31 में नए साझेदार के प्रवेश संबंधी उल्लेख है, धारा 32 में अवकाश ग्रहण संबंधी है। और एक फर्म का, ये इंपॉर्टेंट है, फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं, इसका उल्लेख कहां पे दर्शाया गया है जी, धारा 36 में। धारा 36 में फर्म का जो पंजीयन है, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नहीं चाहोगे तो रजिस्ट्रेशन कराना कोई अनिवार्य कार्य नहीं है। तो पंजीयन ऐच्छिक है और अनिवार्य नहीं है, ये इसका उल्लेख कहां है, तो धारा 36 में इसका उल्लेख किया गया था। तो ये थे आज के वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक दो बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।